क्या ना? क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे आपके ख्याल, आपके डिसीजंस आपके नहीं हैं? जैसे किसी और ने उन्हें आपके दिमाग में डाला हो बिना आपको बताए? क्या आपने कभी सोचा कि शायद आप जो सोच रहे हैं वो भी किसी और का डिजाइन हो सकता है? ये एक अजीब सा सवाल लगता है, पर इसमें एक खामोश सच छुपा है। एक ऐसा सच जो ज्यादा शोर नहीं करता, पर धीरे धीरे आपके अंदर घुल जाता है। आज रात हम उसी सच का दरवाजा खोल रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा पहेली भरा पहलू जिसे समझने के बाद हो सकता है आप दोबारा अपने दिमाग पर भरोसा ना कर पाए। तो अपनी आंखों को बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको आपके ही दिमाग के अंधेरे कोने में ले जाएगा। इस सफर की शुरुआत होती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ना ये एक सब्जेक्ट है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग ओपनली बात करते हैं। लेकिन इसका असर हर जगह है, हर रिलेशनशिप में, हर एड में, हर स्क्रीन पे जो आप देखते हैं, और सबसे ज्यादा आपके अंदर। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है उन साइकोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल जिनका मकसद है किसी इंसान के बिहेवियर, सोच या डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करना बिना उनके जानने के। यह मैनिपुलेशन शब्दों के थ्रू हो सकता है, साइलेंसेस के जरिए हो सकता है, और कभी कभी आपके खुद के बिलीफ्स के माध्यम से भी। अब सोचिए, अगर कोई आपके ख्यालों को, आपके डिसीजंस को क्वाइएटली कंट्रोल कर रहा हो, तो क्या आप अब भी अपने आप को फ्री कह सकते हैं? चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक जंगल में जा रहे हैं, अकेले। आपके पास कंपास भी है, मैप भी, लेकिन आपको नहीं पता कि मैप झूठा है। कंपास मैग्नेट के साथ क्वाइटली एडजस्ट कर दिया गया है। आप कॉन्फिडेंटली, फुल श्योरिटी के साथ चलते जा रहे हैं। हर मोड़ पर आप सोच रहे हैं, हां, यही सही डायरेक्शन है। लेकिन असल में आप हर कदम पे अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं। यही काम डार्क साइकोलॉजी करता है। आपको लगता है आप सोच रहे हैं, लेकिन किसी और ने आपकी थिंकिंग को डायरेक्शन दे दिया है। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको कभी पता भी नहीं चलता। डार्क साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सबसे शक्तिशाली टूल है इनविजिबिलिटी। अगर कोई आपको जोर जबरदस्ती से कुछ करवाए तो आप रेजिस्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई आपके दिमाग के अंदर क्वाइटली एंट्री ले और आपको यह महसूस भी ना हो, तब रेजिस्टेंस इंपॉसिबल हो जाता है। आज के जमाने में यह और भी खतरनाक हो गया है। आप जो स्क्रॉल करते हैं, जो आप देखते हैं, जिस तरह आपको कंटेंट दिखाया जाता है, वो सब एक केयरफुली डिजाइंड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के थ्रू फिल्टर होता है। हर रील, हर एड, हर सुझाव आपके पास्ट बिहेवियर, अटेंशन स्पैन और इमोशनल ट्रिगर्स के बेसिस पर टेलर किया गया होता है। आपको लगता है कि आप रैंडमली एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर असल में आप एक इनविजिबल मेज में चल रहे हैं। और इस इनविजिबल मेज का मास्टर प्लान सिर्फ एल्गोरिदम्स या एआई नहीं बनाते। हमारे आसपास के लोग भी इस साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बन जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो कैसे वो इंसान आपको गिल्ट, शेम या फियर के जरिए कंट्रोल करता है। उनका गोल होता है आपके डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल लेना। डायरेक्टली नहीं, सटली। वो आपकी इमोशनल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन्हीं वीकनेसेस को वेपन बना लेते हैं। ये एक साइलेंट वॉर है, जहां आपका वेपन होता है लॉजिक और सामने वाले का वेपन होता है आपका इमोशन। और जैसे ही इमोशन ओवरपावर करता है, लॉजिक सरेंडर कर देता है। डार्क साइकोलॉजी का यह साइलेंट वॉर कई लेवल्स पे चलता है। कभी पर्सनल लेवल पर, रिलेशनशिप्स में, कभी प्रोफेशनल लेवल पर, ऑफिस पॉलिटिक्स में, और कभी सोसाइटल लेवल पर, मीडिया नैरेटिव्स, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या इवन रिलीजियस मैनिपुलेशन के रूप में। क्या आपने कभी नोटिस किया है कैसे कुछ लोग एक ही नैरेटिव बार बार रिपीट करते हैं? लोग ये कह रहे हैं, स्टडीज ने प्रूव किया है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव। ये सब स्टेटमेंट्स एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, सोशल प्रूफ का, आपको कन्विंस करने के लिए कि अगर सब लोग कुछ मान रहे हैं तो शायद आपको भी मानना चाहिए। लेकिन सच ये है कि बहुत बार वो सब लोग एक्चुअल में होते ही नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग के इल्यूजन का हिस्सा बन जाते हैं।
तो इस साइलेंट वॉर का सबसे गहरा असर होता है आप अपने खिलाफियां हो जाते हो बिना जाने। आप अपने डाउट्स इग्नोर करते हो, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को गैसलाइट करते हो। आप सोचते हो शायद मैं ही गलत हूं, और धीरे धीरे आपकी इनर वॉइस, आपकी क्लैरिटी और आपका ट्रस्ट खुद पर सब कुछ फेड हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी इसी फेडिंग प्रोसेस का नाम है। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या हम इस साइलेंट वॉर से बच सकते हैं? शायद पूरा नहीं, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, अवेयरनेस इज द एंटीडोट। जैसे ही आप किसी ट्रिक को पहचान लेते हो, उसका इफेक्ट कम होने लगता है। जब आप फ्रेमिंग को समझने लगते हो, जब आप सोशल प्रूफ से सवाल करने लगते हो, जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तो आप स्लोली इस मेज के ऊपर उठने लगते हो। ये वॉर साइलेंट जरूर है, लेकिन अगर आप सुनना शुरू करें तो हर विस्पर के पीछे एक पैटर्न छुपा होता है, और उस पैटर्न को देखने के बाद आप अपना मेंटल फ्रीडम वापस लेना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं। लेट्स पॉज, रिफ्लेक्ट। आज के बाद जब आप किसी एड को देखें, जब आप किसी स्ट्रांगली वर्डेड पोस्ट को पढ़ें, जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में खुद को डिफेंसिव फील करते देखें, बस एक पल रुक जाइए और अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरे ख्याल हैं या किसी और ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है? वही पल आपकी फ्रीडम का पहला कदम बन सकता है। अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और माइंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। आपको लगता है आपने अपना पाथ खुद चुना है, पर क्या यह सच है, या आपको दिया गया था एक इल्यूजन जिसमें हर ऑप्शन सिर्फ एक ट्रैप था? लेट्स एक्सप्लोर दैट नेक्स्ट। कभी आपने किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू देखा है? दर्जनों आइटम्स, स्टार्टर्स, मेन्स, डेजर्ट्स, ड्रिंक्स। ऐसा लगता है जैसे ऑप्शन से भर गया हो सब कुछ। आपको लगता है वाह, मेरे पास पूरी आजादी है चुनने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो ऑर्डर किया वो आपने खुद चुना भी था या नहीं? सोचिए, क्या वो निर्णय आपकी भूख ने लिया, या वेटर की सलाह ने, या आपकी टेबल के किसी और सदस्य के ऑर्डर ने प्रभावित किया? हमें लगता है हम चुन रहे हैं, पर अगर विकल्प पहले से ही इस तरह से व्यवस्थित हों कि उनमें से किसी एक को ही आप चुन सकें, तो क्या वो असली चुनाव है या सिर्फ एक भ्रम? यही है चुनाव का भ्रम। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर निर्णय के पीछे ऐसा लगता है जैसे हम ही मास्टरमाइंड हैं अपने चुनावों के। लेकिन जब हम उस निर्णय प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं तो समझ में आता है बहुत कुछ हमने नहीं चुना होता, वो बस दिया गया होता है और हमें लगता है हमने चुना। ये भ्रम हर जगह है, शायद इस वक्त भी। जब आप ये सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपने खुद चुना, पर क्या ये कंटेंट आपके रिकमेंडेशन फीड में यूं ही आ गया था? क्या आपका मूड, आपकी मानसिक स्थिति, आपका माहौल इस निर्णय को धकेल रहा था? आपने प्ले बटन जरूर दबाया, पर शायद आपने निर्णय नहीं लिया। वो आपके लिए पहले ही हो चुका था, उस पल से बहुत पहले जब आप उसके बारे में सचेत हुए। एक बार एक प्रसिद्ध प्रयोग हुआ था। एक शॉपिंग मॉल के अंदर दो अलग टेबल लगाए गए। एक टेबल पर रखे गए 6 प्रकार के जैम और दूसरे टेबल पर रखे गए 24 प्रकार के जैम। लोग जिनके पास ज्यादा विकल्प थे वो आकर्षित तो हुए, लेकिन उन्होंने कुछ खरीदा नहीं। वहीं जिनके पास सिर्फ 6 विकल्प थे, उन्होंने निर्णय लिया और खरीदी भी की। यह बताता है कि ज्यादा विकल्प होने का मतलब यह नहीं कि आजादी बढ़ गई। कभी कभी ज्यादा विकल्प हमें स्थिर कर देते हैं, पैरालिसिस, अचलता पैदा करते हैं, और विडंबना यह है कि हम इस पैरालिसिस को ही आजादी समझते हैं। आप देखिए अपने दिन का रूटीन। आपने सुबह क्या पहना? क्या वो कपड़े आपके वार्डरोब में यूं ही आए, या उन्हें किसी ट्रेंड, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी फैशन कल्चर ने प्रभावित किया? आपने क्या खाया? क्या वो स्वाद आपकी स्वाभाविक पसंद थी, या विज्ञापन, डिलीवरी एप्स और बचपन की कंडीशनिंग का नतीजा? आपने किस चीज पर समय बिताया? क्या वो प्राथमिकता आपने बनाई थी, या किसी बाहरी ट्रिगर ने उस गतिविधि को धकेला? हर बार जब आप कहते हो मैं चाहता हूं,
उस चाहत के पीछे भी एक कहानी होती है जो शायद आपकी नहीं होती। और सबसे डरावना हिस्सा, यह भ्रम इतना गहरा होता है कि हम उसे सवाल भी नहीं करते। चुनाव का भ्रम वो आरामदायक झूठ है जिसमें हम जीते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें आत्मनिर्भरता का एहसास दिलाती है, एक पहचान देती है। क्योंकि अगर हम अपने चुनावों के रचयिता नहीं हैं, तो हम कौन हैं? अगर हम बस एक ध्यानपूर्वक डिजाइन किए गए सिस्टम के भीतर प्रोग्राम्ड निर्णय ले रहे हैं, तो हमारी व्यक्तिगतता का क्या? लोग कहते हैं, मैं ये काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पसंद है। लेकिन अगर पसंद भी किसी और ने डिजाइन की हो, तो फिर क्या हम नियंत्रण में हैं? जिंदगी एक मॉल बन गई है जहां हर स्टोर, हर बिलबोर्ड, हर रंग योजना आपको कुछ महसूस कराना चाहती है। हर कदम पर कोई ना कोई आपके लिए निर्णय ले रहा है। आपको क्या चाहना चाहिए? आपको क्या सपना देखना चाहिए? आपको किसे वोट देना चाहिए? क्या खरीदना है? क्या सोचना है? क्या बनना है? और यह सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको लगे कि आप ही मालिक हो अपनी जिंदगी के। वही भ्रम तो सबसे बड़ा जाल है। असली नियंत्रण तब होता है जब आप यह समझ पाएं कि आप नियंत्रण में नहीं हैं। वो स्वीकार करना सबसे पहला कदम होता है असली आजादी की ओर। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यहां काम करता है, फ्रेमिंग। सोचिए, आपको कहां जाता है? क्या आप चाय या कॉफी चाहेंगे? आप चुन लेते हो चाय। आपको लगता है आपने चुनाव किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपने किस फ्रेम के अंदर चुनाव किया? आपको कभी विकल्प दिया ही नहीं गया जूस का। आपसे पूछा ही नहीं गया, क्या आपको कुछ नहीं चाहिए? आपके विकल्पों का फ्रेम पहले से ही तय कर दिया गया था। आप बस उस फ्रेम के अंदर खुद को आजाद मान रहे थे। असली आजादी तब होती है जब आप फ्रेम को तोड़ पाएं और कहें, मैं कोई भी नहीं लूंगा। लेकिन उस आजादी तक पहुंचना आसान नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर चुनाव मैनिपुलेटेड है? नहीं, हर चुनाव मैनिपुलेटेड नहीं होता, पर हर चुनाव इन्फ्लुएंस्ड जरूर होता है। हमारा वातावरण, हमारा एक्सपोजर, हमारी परवरिश, संस्कृति, मीडिया, सब कुछ मिलकर एक अदृश्य फिल्टर बनाते हैं जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। और वो फिल्टर ही तय करता है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। वो फिल्टर ही तय करता है कि हमें क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो जब तक हम उस फिल्टर को पहचानते नहीं, हम भ्रम में ही जीते रहेंगे। तो इसका समाधान क्या है? जागरूकता, चिंतन, ठहराव। जब भी आप कोई चुनाव करने जाएं, खासकर भावनात्मक चुनाव, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, यह निर्णय किस आधार पर ले रहा हूं? क्या मुझे यह चाहने की ट्रेनिंग दी गई है या यह वास्तव में मेरी अपनी सोच है? शायद आपको तुरंत जवाब ना मिले, शायद आप उलझ जाएं, पर वही उलझन तो पहला कदम है स्पष्टता का। एक और सुंदर उदाहरण चुनाव का। लोग कहते हैं, लोकतंत्र में आजादी है, आप वोट कर सकते हो। लेकिन अगर हर उम्मीदवार एक जैसे ही ढांचे से आए हों, एक जैसे ही सिस्टम को सर्व कर रहे हों, तो आपके पास असली चुनाव है या चुनाव का भ्रम? आप वोट करते हो, लेकिन जिस सिस्टम के भीतर वो वोट जाता है, वो सिस्टम पहले से ही डिजाइन किया गया है आपको दिशा देने के लिए। तो क्या आप सच में कुछ बदल रहे हो या आप बस एक भ्रम में भाग ले रहे हो? यह सवाल असहज है, पर सच की राह पर असहज सवालों से ही तो गुजरना पड़ता है। जिंदगी के हर कोने में, हर प्लेटफॉर्म पर, हर भावना के नीचे यह भ्रम चुपचाप काम कर रहा है। और अगर आप उसे देखना सीख जाएं, तो आप उस भ्रम के ऊपर उठ सकते हैं। आप खुद को अवलोकित करना सीख जाएं, तो आपके चुनावों में एक नई स्पष्टता आने लगती है। हो सकता है सब कुछ साफ ना हो सकता है उलझन हो, लेकिन उस उलझन में ही असली आजादी छुपी होती है। क्योंकि पहली बार आप एक असली सवाल पूछ रहे होते हो, यह मेरा निर्णय है या दिया गया भ्रम? अगले सेगमेंट में हम और भी गहराई में जाएंगे। वहां हम खोजेंगे एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न, अपने भीतर की आवाज को गैसलाइट करना। जब दुनिया नहीं, बल्कि आप खुद अपनी अंतः आवाज को दबाने लगते हो। जब आप खुद को समझाते हो, मुझे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, जबकि आपका भीतर की आवाज चिल्लाकर कह रही होती है, कुछ तो गड़बड़ है। आइए उसमें उतरते हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा मैनिपुलेटर बाहर की दुनिया नहीं होती,
बल्कि वो आवाज होती है जिसे आप खुद अनदेखा करना सीख चुके हैं। कभी आपने अपने अंदर से आती एक हल्की सी आवाज को महसूस किया है? वो आवाज जो बिना शोर किए बस कह जाती है, ये ठीक नहीं लग रहा, ये इंसान कुछ छुपा रहा है, ये सिचुएशन थोड़ी टॉक्सिक है। वो आवाज लाउड नहीं होती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस होती है आपके अंदर, सन्नाटे में। वो आपकी इनर वॉइस होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब धीरे धीरे उस इनर वॉइस को इग्नोर करना सीख जाते हैं। और सिर्फ इग्नोर ही नहीं, कभी कभी तो हम उससे मैनिपुलेट करते हैं, उसे झूठा साबित करते हैं, उसे गैसलाइट करते हैं। गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है किसी को इतना डाउट में डाल देना कि वो अपनी परसेप्शन पे भरोसा करना छोड़ दे। और सबसे डेंजरस वर्जन ऑफ गैसलाइटिंग होता है जब आप ये खुद के साथ करते हो। जब आप खुद को समझाते हो कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद मुझे ही ज्यादा सोचने की आदत है, शायद वो इंसान ठीक ही है, मैं ही गलत समझ रहा हूं। लेकिन अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो बार बार कह रही होती है, सुन लो मुझे। पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया ने सिखाया है, संवेदनशील मत बनो, अतिरिक्त सोच मत करो, विश्वास करो सबको, अनावश्यक रूप से संदेह मत करो, सब कुछ सकारात्मक सोचो। और इस पॉजिटिविटी के नाम पे हम अपनी इंट्यूशन का मर्डर कर देते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा। सोचिए, कभी आपने किसी दोस्त से बात की हो और आपके मन में एक अजीब सी फीलिंग आए कि कुछ तो ऑफ है, कुछ तो अनसेड है। वो जो कह रहा है उसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। आपका दिल कह रहा हो ये बात फुली सच नहीं लग रही, पर फिर आप अपने आप से कह देते हो, नहीं यार, मैं ही ज्यादा इमेजिन कर रहा हूं, शायद मूड खराब है इसीलिए मुझे सब गलत लग रहा है, मैं अननेसेसरीली जज कर रहा हूं। आप उस फीलिंग को सप्रेस कर देते हो, आप अपने लॉजिक से उस वॉइस को छुपा लेते हो। और यह सिलसिला बार बार होता है। आज किसी फ्रेंड के साथ, कल किसी पार्टनर के साथ, परसों किसी जॉब के साथ। और धीरे धीरे वो इनर वॉइस आपसे दूर जाने लगती है। जब आप बार बार अपने गट फीलिंग को रॉन्ग साबित करने लगते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो चुप रहना सीख लेती है। और एक वक्त आता है जब आपको समझ ही नहीं आता कि क्या फील हो रहा है। आप कंफ्यूजन में जीने लगते हो, किसी सिचुएशन को देखकर क्लियर सिग्नल नहीं मिलता, आप खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हो। यह वही मोमेंट होता है जहां आप खुद को गैसलाइट कर चुके होते हो पूरे तरीके से। यह दुनिया ऐसी बनी ही नहीं है जो आपके गट फीलिंग को अप्रिशिएट करे। यहां लॉजिक को पूजा जाता है, प्रूफ के बिना बात नहीं मानी जाती, और इंट्यूशन को चाइल्डिश बोला जाता है। लेकिन सच तो यह है, इंट्यूशन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से आती है। वो चीजें महसूस करती है जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं देख सकता। उस इंट्यूशन के पीछे होता है एक्सपीरियंस, पैटर्न्स, माइक्रो सिग्नल्स, बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस और आपके दिल की सटल वाइब्रेशन। लेकिन क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, हम उसे इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर आपने बोला मुझे ये सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, तो सामने वाला पूछेगा क्यों, क्या प्रूफ है? और अगर आपके पास रीजन ना हो तो आप खुद भी डाउट करने लगते हो अपने ऊपर, और वहीं से गैसलाइटिंग शुरू होती है। इनर वॉइस बोलती है इस जॉब में कुछ प्रेशर ज्यादा लग रहा है। आप कहते हो नहीं यार, मैं ही लेजी हो गया हूं। इनर वॉइस बोलती है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। आप कहते हो मैं ही इनसिक्योर हो गया हूं। इनर वॉइस बोलती है ये डिसीजन गलत लग रहा है। आप कहते हो मैं ही नेगेटिव थिंकिंग में चला गया हूं। ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन आपके अंदर गिल्ट क्रिएट करता है, शेम क्रिएट करता है, और उस शेम की वजह से आप और भी ज्यादा अपने वॉइस से दूर हो जाते हो। और आयरनी यह है, जब कोई और इंसान हमें गैसलाइट करता है तो हमें उसका गुस्सा आता है, पर जब हम खुद से करते हैं तो हम उसे सेल्फ अवेयरनेस का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं मैं तो अपनी गलतियों को समझ रहा हूं, मैं तो ग्रोथ कर रहा हूं, मैं तो ओवर थिंकिंग से बच रहा हूं। लेकिन अंदर से हम सिर्फ अपने ट्रू सेल्फ को सप्रेस कर रहे होते हैं, एक मास्क पहन रहे होते हैं जिसमें हम दूसरों की बातों को
अपने इंट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। कभी आपने किसी सिचुएशन के बाद महसूस किया है, यार मुझे पहले ही पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं सुन लेता उस वक्त तो ये नहीं होता। वो रिग्रेट आपकी इंट्यूशन की आवाज थी जो उस वक्त दब गई थी। और हर बार जब आप रिग्रेट महसूस करते हैं, वो एक रिमाइंडर होता है कि आपने अपनी इनर वॉइस को इग्नोर किया। पर यह आवाज मर नहीं जाती, वो वेट करती है किसी एक वक्त के लिए जब आप वापस उसे सुनो। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हां, पहला स्टेप होता है रुकना। जब आप किसी इमोशनल या कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो तो उस मोमेंट में रिएक्ट ना करो, बस पॉज करो। अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूं? मैं ये क्यों सोच रहा हूं? क्या मेरी फीलिंग मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है? और जब वो आवाज आए, चाहे कितनी भी हल्की हो, उसे इग्नोर मत करो। शायद उसमें लॉजिक ना हो, शायद प्रूफ ना हो, पर उसमें सच्चाई हो सकती है, आपकी सच्चाई। जब आप ट्रस्ट करना शुरू करते हो अपने अंदर की आवाज पर, तो धीरे धीरे एक नई क्लैरिटी आती है। कुछ डिसीजंस मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ऑथेंटिक हो जाते हैं। आप किसी सिचुएशन में एडजस्ट करने की बजाय उसे ऑनेस्टली फील करते हो, और ये ऑनेस्टी ही आपको वापस जोड़ती है अपने आप से। आपको याद दिलाती है कि इंट्यूशन कोई वीकनेस नहीं होती, वो एक एंशिएंट इंटेलिजेंस है जो सिर्फ आपके लिए काम करती है। वो आपका सेफ्टी सिस्टम है, वो आपका इनर कंपास है। दुनिया का प्रेशर आपको कंफ्यूज करेगा, लोग बोलेंगे ओवरथिंकिंग मत करो, सोशल मीडिया कहेगा पॉजिटिव सोचो, हर वक्त स्माइल करो, आपके आसपास के लोग कहेंगे सब ठीक ही होगा, चिल मार। पर आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो स्कैरी हो, चाहे उसका मतलब हो किसी चीज से दूर चले जाना। आपको यह समझना होगा कि इंट्यूशन क्लैरिटी के साथ आती है, नॉइज के बिना। जब भी कोई चीज ऑफ लगती है, वो फीलिंग बिना वजह नहीं आती। आज की दुनिया में जहां हर चीज एक्सटर्नल वैलिडेशन पे बेस्ड है, वहां अपनी इनर वॉइस को सुनना एक रिबेलियन जैसा है। आप जब अपने अंदर की आवाज को प्रायोरिटी देते हो, तो आप सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे होते हो, आप कंडीशनिंग के खिलाफ खड़े होते हो। और वहीं होता है इनर फ्रीडम का रियल स्टार्ट। तो अगली बार जब आप अपने आप से कहते हो शायद मैं गलत सोच रहा हूं, तो थोड़ा रुक के पूछना, क्या मैं खुद को गैसलाइट तो नहीं कर रहा? बिकॉज समटाइम्स द मोस्ट ऑनेस्ट वॉइस इन योर लाइफ इज नॉट लाउड, इज नॉट लॉजिकल, इज नॉट कॉन्फिडेंट, बट इट्स योर्स। एंड दैट्स इनफ रीजन टू लिसन। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थमा हुआ सा लगता है, तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में एक ख्याल सिर उठाता है। क्या तुम वाकई खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। तुम सोचते हो तुमने चाय चुनी कॉफी के बजाय। तुमने डिसाइड किया कि तुम उस इंटरव्यू में जाओगे। तुमने सोचा कि तुम्हारा करियर किस दिशा में जाए। तुमने सोचा कि कौन तुम्हारे सर्कल में हो और कौन नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने कुछ भी चुना ही नहीं, तुम सिर्फ एक इल्यूजन में हो, एक केयरफुली क्राफ्टेड फीलिंग ऑफ कंट्रोल। रियलिटी कुछ और ही है। एक कहानी सुनो। एक छोटा बच्चा, नाम था आरव। जब वो छोटी उम्र में था, उसे हर वक्त तारे गिनते रहना पसंद था। उसके पिता वैज्ञानिक थे और मां एक क्लासिकल सिंगर। हर रात उसके पिता उसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में छोटी छोटी बातें बताते, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, अनसर्टेनिटी। और उसकी मां उसे राग दरबारी सुनाकर सुलाती थी। उसके दिमाग में दोनों चीजें एक साथ डाल दी गईं, लॉजिकल पैटर्न्स और इमोशनल रिदम। जब वो बड़ा हुआ, उसने क्लासिकल म्यूजिक और फिजिक्स में इक्वल इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन जब करियर चुनने का वक्त आया, उसने साइंस चुना। उसने सोचा ये मेरी चॉइस है। लेकिन सोचो, क्या वो चॉइस वाकई उसकी थी, या उसकी पूरी अपब्रिंगिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसकी मां के राग, उसके पिता के फॉर्मूले, सब मिलकर उसे एक इनविजिबल डायरेक्शन में ढकेल रहे थे। जैसे कोई प्राचीन नदी की धारा पहले ही डिसाइड कर चुकी हो कि पानी किस दिशा में बहेगा। और ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, तुम्हारी, मेरी, हर किसी की कहानी यही कह रही है।
कि जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हमने चुना वो शायद पहले से लिखा जा चुका था। हमें सिर्फ ये फील हो रहा है कि हम लिख रहे हैं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा स्टोरी टेलर है, डिसीजन मेकर नहीं। हर बार जब तुम कुछ डिसाइड करते हो, एक आउटफिट पहनने का, एक टेक्स्ट भेजने का, एक छोटी सी बात बोलने का, तुम सोचते हो कि पहले तुमने कॉन्शियसली सोचा फिर डिसीजन लिया। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट्स ने यह दिखाया है कि तुम्हारा ब्रेन डिसीजन ले चुका होता है तुम्हारे एक्शन से 7 से 10 सेकंड पहले। सोचो जरा, तुमने अभी जो भी डिसाइड किया उसका सिग्नल तुम्हारे ब्रेन ने तभी जनरेट कर दिया था जब तुम्हें अभी पता भी नहीं था कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारा सो कॉल्ड विल एक पोस्ट इवेंट जस्टिफिकेशन है। जैसे कोई नैरेटर हो, तुम्हारे हर एक्शन के बाद कह रहा हो, यह तो मैं नहीं चाहा था। वो नैरेटर सच में तुम नहीं हो, वो तो बस तुम्हारे एक्शन का कमेंट्री दे रहा है। रियल कंट्रोल उसके हाथ में ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम टीम, लेकिन लगता है कि तुम इंचार्ज हो। क्यों? क्योंकि इल्यूजन ऑफ चॉइस एक जरूरी मैकेनिज्म है। सोचो, अगर तुम्हें हर वक्त यह महसूस हो कि तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? डिप्रेशन, कंफ्यूजन, केओस। तो तुम्हारा ब्रेन एक स्टोरी बनाता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ ऑथरशिप, ताकि तुम जिंदा रह सको, मोटिवेटेड रह सको और हर सुबह उठकर कुछ कर सको। पर असल में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ रिएक्ट कर रहा है तुम्हारे जीन्स के इनपुट्स पे, तुम्हारे एनवायरनमेंट के ट्रिगर्स पे, तुम्हारे पास्ट के बैगेज पे। एक और उदाहरण सुनो। एक लड़की थी, सिया। जब उसकी छोटी बहन बीमार पड़ी, उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर बनेगी। लोगों ने कहा, क्या सेल्फलेस चॉइस है? लेकिन अगर हम उसके सबकॉन्शियस में जाएं तो शायद वो गिल्ट था, हेल्पलेसनेस थी, या एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स। तो क्या उसकी चॉइस प्योर थी, या एक प्रोग्राम्ड रिएक्शन थी जिसमें उसका कोई एक्चुअल से था ही नहीं? यही होता है, हर चॉइस के पीछे एक पास्ट चेन होती है। तुम सोचते हो तुम अभी डिसाइड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ पास्ट इवेंट्स का डेटा क्रंच कर रहा होता है। तुम्हारा प्रेजेंट चॉइस एक पुरानी एल्गोरिदम का आउटपुट है। तो क्या फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है? कुछ फिलोसोफर्स जैसे सैम हैरिस कहते हैं कि फ्री विल एक कन्वीनियंट लाई है, जैसे सांता क्लॉज। बचपन में जरूरी था, पर बड़े होने पर सच समझना पड़ता है। तुम्हारा ब्रेन केमिकल्स एंड न्यूरॉन्स का एक अनप्रेडिक्टेबल सर्कस है, पर जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें लगता है तुम उस सर्कस के रिंग मास्टर हो, जबकि असल में तुम सिर्फ एक स्पेक्टेटर हो जिसे लग रहा है कि वो मास्टर है। सोचो, अगर तुम एक कॉइन फ्लिप करते हो, हेड्स या टेल्स, और तुम कहते हो मैंने हेड्स चुना, तो क्या वाकई तुम्हारा मूड, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल, तुम्हारा करंट प्लेलिस्ट, कल रात का सपना, ये सब डिसाइड करते हैं कि वो कॉइन कैसे गिरेगा? तुम्हारा चॉइस तो बस एक आफ्टर थॉट है। पर फिर क्या हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते? यह सवाल थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, तो क्या कोई गलत या सही एक्शन का मतलब है? क्या कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी डिसीजन के लिए? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। हां, तुम्हारा हर डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होता है जीन्स, ट्रॉमा, अपब्रिंग और मिलियंस ऑफ इनविजिबल फैक्टर्स से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तुम्हारा सेल्फ एक वेव है, फिक्स्ड नहीं, फ्लूइड है, और तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो जिसमें तुम्हारा रिस्पॉन्स मैटर करता है। तुम्हारा इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी एक फंक्शनल टूल है, एक जरूरी डिल्यूशन जो सोसाइटी और मोरालिटी को चलने देता है। तुम्हारा सेंस ऑफ चॉइस अगर सही दिशा में चलता रहे तो वो तुम्हें बेहतर बनाता है, तुम्हारे पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है। पर जब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा दिमाग कितना प्रोग्राम्ड है, तब तुम एक्चुअल फ्रीडम के करीब जाने लगते हो। ट्रू फ्रीडम प्रोग्रामिंग को देख पाना है। जब तुम रिकॉग्नाइज करने लगते हो कि तुम्हारा एंगर इनहेरिटेड है, तुम्हारी एंजाइटी किसी चाइल्डहुड वूंड से आई है, तुम्हारी जेलसी एक अनहील्ड इनसिक्योरिटी है, तब तुम पहली बार पॉज लेते हो, ऑब्जर्व करते हो, रिएक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट करते हो। वही मोमेंट तुम्हारा पहला रियल चॉइस होता है। तुम्हारे पांव में जंजीरें हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें देख पाओ, तब शायद तुम उन्हें काट पाओ। और यही डिफरेंस है चॉइस करने के इल्यूजन और कॉन्शियस लिविंग के बीच। तो क्या हर चॉइस तुम्हारे लिए पहले से लिखी गई थी? शायद।
लेकिन अगर तुम उस राइटिंग को देख पाओ तो तुम उसे रीराइट भी कर सकते हो। शायद थोड़ा, शायद पूरा नहीं, पर जितना भी करो वही तुम्हारी ट्रू पावर है। तो अगली बार जब तुम किसी क्रॉस रोड पे खड़े हो और तुम्हें लगे कि तुमने एक डिसीजन लिया, थोड़ा रुक कर सोचना, यह डिसीजन तुम्हारा था या किसी और का, या तुम्हारे पास्ट सेल्फ का, या तुम्हारे अनकॉन्शियस ट्रामा का, या सिर्फ एक डोपामाइन स्पाइक का। यह सब सोचकर भी अगर तुम शांत हो जाओ और फिर भी डिसाइड करो विद अवेयरनेस, तब तुमने शायद वाकई में एक चॉइस की है। वही मोमेंट जब इल्यूजन ऑफ चॉइस और अवेयरनेस कोलाइड करते हैं, वही तुम्हारा सच्चा लिबरेशन है। क्या तुम उस मोमेंट तक पहुंच पाए हो, या तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम सोच रहे हो? आपके अंदर एक छोटी सी आवाज है जो कभी कभी कहती है, शायद मैं गलत हूं, शायद मेरी सोच ही बिगड़ गई है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं सही हूं। हर रोज हम उसे नजरअंदाज करना सीख जाते हैं, उस पर जोर डालकर उसे उलझा देते हैं। यह केवल बेवजह का ज्यादा सोचना नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो हमने खुद अपने ऊपर लागू कर लिया है, बुकर लिया है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक गैसलाइटिंग। अंधेरे से पहले रोशनी की तलाश देखिए। जब कोई और इंसान हमें गैसलाइट करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम सबूत मांगते हैं, हम कहते हैं मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं सच जानता हूं। लेकिन जब यही चीज हम खुद अपनी आवाज पर लागू करते हैं तो हम उसी लॉजिक से उसे दोबारा लिख देते हैं। हमें लगता है शायद मैं ही गलत था, हम खुद को ही दोष देने लगते हैं और अंत में अपनी स्पष्टता, अपनी प्रवृत्ति, अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। एक नई कहानी, माया और उसकी बदलती सोच। एक बार माया नाम की लड़की थी, उसके भीतर हमेशा एक संघर्ष चलता, आंतरिक प्रयोग। जब वह कोई बड़ा फैसला लेती, जैसे करियर, रिश्ता या अपनी आत्ममूल्य पर निर्णय लेना, तो शुरुआत में सब कुछ स्पष्ट लगता, लेकिन फिर माया अपनी सोच पर सवाल उठाने लगती। क्या यह सच में मेरी अपनी सोच है या कोई दबाव है? तो क्या मैं बिना तुलना किए जबरदस्ती कर रही हूं? क्या मैं सिर्फ आरामदायक क्षेत्र में हूं? हर एक सवाल एक छोटा बम बनकर फूटता। उसके अंदर भ्रम, अपराधबोध, असुरक्षा सब मिलकर एक काला बादल बन जाते और चीजें एकदम स्पष्ट से जटिल हो जाती। आखिरकार स्पष्टता वापस नहीं आती, सब कुछ बस एक सेकंड गेसिंग का जंगल बन जाता है और माया का नियंत्रण अपने निर्णयों पर उतर जाता है। खुद पर ऑपरेशन बिना बेहोशी के आंतरिक गैसलाइटिंग का सबसे काला पहलू यह है, आप खुद अपने ऊपर एक ऑपरेशन चला रहे होते हो बिना बेहोशी के। आप अपनी आवाज पर सर्जरी कर रहे हो, उसके हर ब्लेड को तेज कर रहे हो, और जब आप कहते हो यह आत्म जागरूकता है, तो वह दर्द सिर्फ और ज्यादा तीव्र हो जाता है। आप खुद अपनी भावनाओं को घटाकर, तर्क की सीमा में समेटकर उसे एक झूठा पोषण बना लेते हो। जैसे कोई कहता है, नहीं तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन यह सिर की पकड़ आपकी अपनी आवाज से ज्यादा खतरनाक होती है। हर रोज का यह ऑपरेशन, हर दिन एक लड़ाई होती है, आप खुद से, अपनी भावना से, अपने अंदर की आवाज से, और संघर्ष होता है। मैं ये ना सोचूं कि तुम अपरिपक्व हो, मगर यह विषाक्त, टॉक्सिक भी नहीं है। इस चक्र में आप अपनी आवाज को पतला करते जाते हो ताकि आप आरामदायक जोन में रह सको, सामाजिक संबंधों में शांति बनाए रख सको और भ्रम की वजह से निर्णय लेने की शक्ति खोने से बच सको। पर इस शांति की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आप अंदर से लड़ते हो, आप हर छोटी बात पर समझौता करते हो, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना सम्मान और अपने स्वयं से टकराव के बिंदुओं को धीरे धीरे खत्म कर देते हो। जितनी आत्म जागरूकता उतना आत्मयुद्ध। लोग कहते हैं आत्म जागरूकता एक गुरु है, मगर अगर आत्म जागरूकता का मतलब है अपनी हर भावना को चुनौती देना, अस्वीकार करना, चुपचाप गैसलाइट करना, तो यह यात्रा खुद को नष्ट करने वाली ही रह जाएगी। संतुलन जरूरी है। हर समय निगरानी ठीक है, लेकिन अगर निगरानी उस आवाज को ही दबा दे तो फिर वह निगरानी ही उसके विरुद्ध हो जाती है। भीतर के आलोचक की हलचल आपके भीतर एक आंतरिक आलोचक है, वह पहली ताकत है आत्मविकास की। लेकिन अगर वह हर समय चलता रहे
और आप उसके हर शब्द को तर्क या सबूत समझकर स्वीकारते चले जाएं, तो वह आंतरिक आलोचक आपका ही एक गैसलाइटिंग रोबोट बन जाता है। सोचिए, हर बार जब वह कहे, यह फिल्म तुम समझ ही नहीं पाए, तुम बुद्धिमान नहीं हो, या तुमने गलत कपड़े पहने, या तुमने समय बर्बाद किया, अगर आप उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे बल्कि स्वीकार कर रहे हो, तो वह आवाज सिर्फ चाय पानी का कंट्रोल नहीं करती, वह आपके भाव, आपके फैसले, आपके आत्मसम्मान का कंट्रोल करती है। कैसे खुद को मुक्त करें? सोचिए, एक शांत रात होती है, आप चांदनी की रोशनी से ढंकी सोच में डूबे होते हो, और वह आवाज आपके पास आती है, शायद मैं फिर से गलती कर रहा मैं थानू। और तब आप खुद के कानों को अपनी ओर मोड़ते हो और खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में बात सुन सकता हूं, या मैं सिर्फ डिफेंस मोड में आ गया हूं? अगर आप अपनी आवाज पर एक पल के लिए ठहरते हो और बिना किसी ध्यान भटकाव के उसे एक सरल स्वीकृति देते हो, चाहे वह हो, हां मैं गलत हो सकता हूं, या आज मुझे स्पष्टता है, तब आप रिश्ता फिर से बना रहे होते हो अपने अंदर के रिश्ते के साथ, ना कि कहीं और असुरक्षित भावनाओं से बचने के लिए तर्क कर रहे होते रहो। आंतरिक गैसलाइटिंग का उपाय एक रात जब सब कुछ शांत हो और लगे कि वह आवाज आ रही हो, उस समय उसे जज करने के बजाय आप उसकी ओर दोस्ती से बढ़ो। कहिए, क्या तुम गलत हो, या मैं बस असुरक्षित हो गया हूं? और बिना भावना के, बिना नाटक के आप उसे सम्मान दो। क्या आप मुझे बताते रहेंगे कि क्या गलत है? उसके जवाब से पिक्सलेट होकर स्पष्टता आ सकती है। और अगर वह आवाज रिपीट होती गिल्ट ट्रिप बन जाए, तो धीरे से कहिए, आज की रात के लिए तुम यहां जाकर आराम करो। आप उसे एक ब्रेक दे रहे हो, और वह ब्रेक एक डिटॉक्स है, डीकंडीशनिंग का सफर। सफर की शुरुआत याद रखिए, आंतरिक गैस लाइटिंग एक मौन दुश्मन है जो फ्रेम्स को सबसे गहरे तक छिपा देता है। लेकिन अगर आप अपनी आवाज को जीवन रेखा बनाओगे, आप खुद को ठीक कर पाओगे। शुरुआत हर रोज होगी एक पल सचेत सुनने का, शुरुआत हर रात होगी एक क्षण कोमल चिंतन का, और शुरुआत हर निर्णय में होगी एक कदम पीछे हटने का। अगला सेगमेंट चलिए, अब हम और आगे चलते हैं। वहां हम देखेंगे एक और माइंड गेम, पुष्टि पूर्व ग्रह का प्रतिध्वनि कक्ष, द एको चेंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन बायस। वहां आप दुनिया नहीं, अपनी सोच की प्रतिध्वनि ही बन जाते हो, और जब प्रतिध्वनि ही आईना हो, तो खुद का आत्मविश्वास, खुद का फैसला, हर चीज एक भ्रम बन जाती है। आइए उसे एक्सप्लोर करें। तब तक रात में सुकून से सोइए और अपने आप से प्यार लगातार करते रहिए। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, एक अजीब सी खामोशी होती है, और आप सोचने लगते हो, क्या मैं खुद हूं, या कोई मैंने प्रोग्राम किया है? कुछ रिश्तों में, जॉब में, ऑनलाइन आदतों में एक सूक्ष्म पैटर्न चल रहा होता है जिसे हम देख नहीं पाते, मगर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उसका नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यह क्या है? एक भावनात्मक लॉटरी कल्पना करो, एक पुरानी स्टाइल की स्लॉट मशीन। आप खींचते हो लीवर, कभी चुर चुर, कभी झरदार टट टट। क्यों अलग अलग प्रतिक्रिया होती है? क्यों देरी? इसलिए क्योंकि इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का काम ही है आप अप्रत्याशित पैटर्न पे इनाम पाओ। कहीं एक बार छोटी सी तसल्ली, कभी एक तारीफ, एक सहानुभूति भरा संदेश, कभी एक भावनात्मक जुड़ाव। लेकिन अगर वो लगातार होता तो हम उसे हल्के में लेने लगते। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही इसकी शक्ति छुपी होती है। दिल से चिपकने वाला एडिक्शन। चलिए एक उदाहरण, आप एक दोस्ती में हो जिसमें कभी अत्यधिक गर्मजोशी होती है, कभी पत्थर जैसी चुप्पी, कभी सोशल मीडिया पर बस मूवीज शेयर करता है, कभी रात में मिस यू के मैसेज भेजता है। कुछ हो गया तो अचानक माफी के शब्द आते। ये सब आपके सिस्टम पे एक चिपचिपा प्रभाव बनाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह आपका दिमाग इस पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करता है। अगली बार ऐसा क्या होगा? अभी साइलेंस क्यों है? शायद मैं जैसा हूं उन्हें पसंद नहीं आ रहा। अगर उन्होंने छेड़ दी तो मतलब मेरा व्यवहार मैच हो गया। दिमाग इतना गहराई से इन्वॉल्व होता है कि जब इनाम आता है
तो आप राहत महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि वही डोपामिन का फ्लैश पॉइंट होता है। लेकिन इनाम के बाद अपराध बोध, बेचैनी, भ्रम सब मिल जाता है। जहर सा रिश्ता सोचो, अगर ये पैटर्न एक रिलेशनशिप से हो, एक टॉक्सिक पार्टनर हो जो कभी प्यार सबसे, कभी इग्नोर सबसे। हर बार जब आप विरोध करते हो तब स्नेह के झटके मिलते हैं। तुम इतना अविश्वासी क्यों हो? बस एक ही बार ट्राई करो, फिर मैं सब ठीक रखूंगा। आप फ्रैक्टल में घुसते जाते हो। भावनाएं, उम्मीद, गिरावट, रिपीट पैटर्न लगातार। हर बार जब अफेक्शन आता है आप राहत महसूस करते हो, लेकिन फिर क्रिया का अंतर, रिजेक्शन का खालीपन, आप फिर से एडजस्ट करते हो। और इस स्टूडियो के मनोवैज्ञानिक कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि यह असली जीवन की नकल करता है, अप्रत्याशित इनाम के पैटर्न। कभी कभी आपको इनाम मिलता है, कभी नहीं मिलता। यही अनिश्चितता व्यवहार को लगातार चलाती है, भले ही इनाम दुर्लभ हो। सोचो, इस फॉर्मूले से आप इतने प्रोग्राम हो जाते हो कि आप अपनी वैल्यू, उम्मीदें, आत्मसम्मान सब इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की डोरी से खींचते हो। नौकरी का उदाहरण, ऑफिस में बॉस है, संवेदनहीन टाइप। कभी सराहना देता है, कभी बहुत व्यंग्य, कभी डायलॉग होता है तुम बेस्ट हो, कभी तुम ही समस्या हो। आप उलझ जाते हो, अब क्या उम्मीद करूं? पहली बार में डिलीवर करना सही होगा या नहीं? अगर असंगति दिखी तो फिर हैंडल करने के लिए आप ओवरटाइम करते हो, आप ज्यादा सतर्क रहते हो, आप मानसिक थकावट झेलते हो। पर जब सराहना मिलती है, जैसे एक सोने का सिक्का मिल गया हो, दिवाली लगती है। लेकिन जब एक हफ्ते तक कुछ नहीं मिलता तो आप शक, बेचैनी, डिप्रेशन सब महसूस करते हो। एक सिस्टम बन जाता है, आप अपने आप प्रदर्शन करते हो, बेमन से भ्रमित होकर और प्रतिक्रिया पर निर्भर होकर। ऑनलाइन ट्रिगर्स और डोपामिन लूप्स, सोशल मीडिया भी इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पर ही डिजाइन की गई है। ऐप खोलते हो, नोटिफिकेशन नहीं होता, थोड़ी देर बाद लाइक आता है, एक कमेंट, एक डीएम, अप्रत्याशित प्रतिक्रिया, समय की देरी का प्रभाव। ये पैटर्न बचपन के बिलोंगिंग और वैलिडेशन की भावना से जुड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक नोटिफिकेशन एक छोटा इनाम होता है, लेकिन इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही हमें उसमें फंसा कर रखती है। हमें नहीं पता अगला कब आएगा, इसीलिए हम बार बार चेक करते हैं। सोचो, इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की शक्ति कितनी गहरी है, और हम अनजाने में उसके आर्किटेक्चर में फीड हो जाते हैं। हम कंटेंट बनाते हैं, हम हमारा अटेंशन अपहोल्ड करते हैं, और हम सब उस लूप का हिस्सा बन जाते हैं। ट्रांस को तोड़ना, अगर आप इस ट्रैप में हो, किसी भी रिश्ते, नौकरी, सोशल मीडिया, यकीन मानो कहीं ना कहीं ऊर्जा लीक हो रही है, तो क्या समाधान? शुरुआत एक शांत स्वीकार से होती है। यह पैटर्न चल रहा है, मैंने पहले भी महसूस किया, और यही आपकी आंतरिक मैपिंग शुरू करता है। फिर एक छोटा कदम, आप प्रतिक्रिया देने से पहले पॉज करो। जब अफेक्शन का सर्ज मिले, रुकें, देखें क्या थकान है, क्या आश्चर्य है, क्या उम्मीदें हैं। और जब खालीपन आए, अंतर आए, रुकें, सांस लें। ये एम्प्टीनेस क्या एक कंफर्ट जोन है? क्या ये वो जगह है जहां आप हमेशा इनाम की उम्मीद रखते हो? अगर आप सचेत हो जाते हो, आप अब जाल में नहीं हो, आप फिर से एजेंसी लेते हो, लेकिन इस बार बौद्धिक रूप से जागरूक होकर, दोनों ओर से। औरत का मेकअप उदाहरण, एक और उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से। एक लड़की नए इन्फ्लुएंसर के ब्रांड सहयोग से मेकअप प्रोडक्ट्स पोस्ट करती है। कभी फोटोशूट, कभी स्टोरीज, कभी अप्रत्याशित छूट का व्यक्तिगत संदेश, लाइक्स और कमेंट्स। अनिश्चित। वो युवा दर्शक गहराई से जुड़ जाते हैं। क्या वो लिपस्टिक की निष्ठा, या अनजाने में गेम के रीइंफोर्समेंट पैटर्न में फंसी? कभी सरप्राइज बॉक्स मिले जैसा डिस्काउंट, तो निष्ठा जागती है। लेकिन असंगत ध्यान एक संबंध को लगातार ध्यान से भी ज्यादा मजबूत बनाता है। तबाही से शिफा तक तो यह ट्रैप, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, बहुत डरावना है। पर एक बार जब आप पैटर्न को पहचान लेते हैं, आप उसे तोड़ सकते हो। हर इनाम के बाद आप आत्म मंथन करो। क्या व्यक्तिगत स्पष्टता आई? क्या भावना सुनिश्चित थी, या सिर्फ समय का खेल?
हर खालीपन के बाद आप स्वयं को मान्यता दो, मैं बिना इनाम के भी पर्याप्त हूं, मैं प्रभावी हूं बिना प्रतिक्रियात्मक पैटर्न के भी। यह एक छोटा सा रिवाज बना लो। कुछ सेकंड के लिए आत्मनिरीक्षण का एक विराम हो। लोगों को पसंद करो, घटनाओं से सुखद आश्चर्य महसूस करो, मगर बेहिचक डिटैच्ड रहो व्यवहारिक रूप से। आजादी की पहली झलक अगर आप इस पैटर्न से मुक्त हो जाते हो, आप अंतराल को देख पाते हो, आप सचेत हो जाते हो इनाम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से, तो स्पष्टता दिखाई देती है। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हो, खुशी, दुख, भ्रम, सब भावनाएं होती हैं, लेकिन आप उन्हें परिभाषित करते हो, ना कि पैटर्न। आप तय करते हो कि उन्हें कितनी भावना देनी है। आप चुनते हो, और वही है आजादी का क्षण। आगे का सफर अगले सेगमेंट में हम खोजेंगे द कॉग्निटिव केज ऑफ डिसोनेंस, जहां हम पहचानेंगे कैसे हम अपनी वास्तविकता को तर्क से सही ठहराते हैं जब हम भावनात्मक रूप से असहज महसूस करते हैं। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट एक शक्तिशाली जाल है, लेकिन उसकी जागरूकता, उसका मानसिक बदलाव आपको एक मनोवैज्ञानिक ही नहीं, एक आध्यात्मिक गहराई दे सकता है। रात में मीठे विचारों के साथ सो जाइए और अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं पर एक कोमल नजर रखते हुए विश्राम करें। रात का वक्त होता है और चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। आपका दिमाग फिर से चलने लगता है, हल्के से, और एक अजीब सा ख्याल उठता है, क्या जो मैं मानता हूं वो सच है? किसी सिचुएशन में अगर आपके दो विचार आपस में टकराते हैं, आपका फेथ और आपकी लॉजिक, आपकी वैल्यूज और आपका बिहेवियर, तब वो चौरड टूथ पेन आता है। उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, दिमाग का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिससे हम बचना चाहते हैं। लेकिन क्यों? एक अजीब सी टेंशन। कल रात का एक सच याद है। आपने एक पिज्जा डिलीवरी की बर्थडे ट्रीट के लिए। सुबह जब फिटनेस गोल याद आया, तब बस गिल्ट का इन्वेशन हो गया। या फिर सोचो, एक पॉलिटिशियन फेवरेट थी आपकी, पर उसने बहुत बड़ी गलत बात बोल दी, और फिर आप अपने आप से कहते हो वो गलत था, पर मैंने उन्हें वो सपोर्ट किया क्योंकि हमेशा कंस्ट्रक्टिव लगता है, और वैसे में कंक्लूजन बन जाता है मैं बायस्ड हो गया। इस टेंशन, वो अनकंफर्टेबल गैप को दिमाग इतना क्विकली रिजॉल्व करने की कोशिश करता है कि हम खुद से वो फर्स्ट सच छुपाने लगते हैं। इमोशनल थेरेपी वर्स रैशनल थेरेपी। इस टेंशन से बचने के लिए हम दो तरह का काम करते हैं। 1, रैशनल सोच समझ के जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं। 2, इमोशनल स्केपगॉटिंग, यार मूड ऑफ था, भास में बोल दिया। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप क्लाइमेट चेंज को मानते हो लेकिन एनवायरनमेंट को हर्ट करने वाले एक्शन करते हो, तब दिमाग कहता है केस क्लोज्ड, ओपिनियन फाइनलाइज, और एक्शन भी वही जारी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये दोस्त सेफ जोन्स बन जाते हैं जहां कंफ्यूजन नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और फाइनली एक शील्ड मिलता है डिस्कंफर्ट से दूर रहने का, कंट्राडिक्शन का आईना। अगर हम अपने दिल के अंदर जाए तो काफी पैराडॉक्सेस मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूं, पर जब एग्जाम में चीट किया हो। मैं फिट रहता हूं, पर शुगर ओवरलोड नाइट्स हैं। ऑप्ट हो अपने बिलीफ्स में, पर एक थर्ड ओपिनियन पर इमीडिएट डिसमिस होता है। इन कंट्राडिक्शन से हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इम्परफेक्शंस हो। पर जब कंट्राडिक्शन दिखे, ह्यूमन रिएक्शन होता है, अवॉइड, जस्टिफाई, फाइट, डिसमिस, और यही एक्शन गैप पूरा करने की अटेम्प्ट इन सच डिसोनेंस रिडक्शन होती है। सोशल इल्यूजन और ग्रुप आइडेंटिटी, ग्रुप भी जब डिफरेंस दिखाता है तब डिसोनेंस होती है। कंसिडर करो, आप पॉलिटिकली एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, एक ट्वीट देखा जिसमें एस्केलेशन हो रही है, लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, फिर आजादी से आप ट्वीट पढ़ते हो, इट रेजोनेट्स, फिर पता लगता है कि वो बायस्ड क्राउड है। दिमाग कहता है अब कंट्राडिक्टरी इन्फो मिलते ही एंगेजिंग नहीं करना, ओपिनियन वेस्ट नहीं करना, मेनली इग्नोर करना। इस ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक डिसोनेंस फिक्सिंग टेक्निक है। एक उदाहरण, वेजिटेरियन बनना सोचिए। एक लड़का डिसाइड होता है नॉनवेज खाना बंद करने का, एनिमल कॉन्शियसनेस के रीजन से, लेकिन फिर कॉलेज पार्टी पे सॉसेज रोल सर्व होता है, वो हेजिटेट करता है, बस एक बार खा लेता है, फिर बाद में गिल्ट
वहीं फ्लैश। अगर आई हैव सच स्ट्रॉन्ग मॉरल रीजनिंग, तब भी साथ भरोसा नहीं रख पाया। दिमाग फिर जस्टिफाई करता है, जस्ट एक फ्लेवर था, पैनल फ्रेंड ट्रीट किया, मैं केयरफुल हूं। इस मैनर में डिसोनेंस कम होता है, कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रलाइजेशन होता है। डिसोनेंस डिनायल एक आदत बनती जा रही है। यह हैबिट लोगों में कॉमन होती जा रही है, स्पेशली जहां हमें अपने विचारों की प्योरिटी में बिलीफ होती है। डिसीजन मगर मगर ये एक डेंजरस हैबिट है, क्योंकि हम खुद के ही नैरेटिव्स को रैशनली एडिट करते हैं, एविडेंस मैनिपुलेट करते हैं, और धीरे धीरे हम ब्लाइंड हो जाते हैं। तब रीजन से बजाय कंफर्मेशन बायस चालू हो जाता है। सिर्फ वही सच देखूंगा जो मेरे नैरेटिव में फिट हो। डिस्कंफर्ट क्यों जरूरी है? डिसोनेंस सिर्फ पेन नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है, एक वेकअप कॉल। समथिंग्स ऑफ। कभी आपके बिलीफ नेक्शन, कभी आपके एक्शन, कभी अनकॉन्शियस बायस। हां, वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन उसकी वजह से ही हम रिफ्लेक्टिव बन पाते हैं, और उसकी वजह से ही हो पाता है इंटरनल एवोल्यूशन। पॉज, रिफ्लेक्ट, इंटीग्रेट। सोचिए, अगर आप इस टेंशन को एक्सेप्ट कर लो, बिना रिएक्ट किए शांत हो जाओ और सीन को ऑब्जर्व करो। व्हाट्स दी कंट्राडिक्शन हियर? क्या सेकंड थॉट आया मुझे? मैं अपनी आइडेंटिटी प्रिंसिपल पे स्टैंड कर रहा हूं या कन्वीनियंट एटीट्यूड पे? टूल सिंपल, पर शिफ्ट प्रोफाउंड। आप ग्रेजुअली कॉन्शियस हो जाते हो, एक्शन विद अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी। कहानी, रीना का मोमेंट। एक फ्रेंड तुमसे ऐसा चाहे, ये गलती, रॉन्ग कमेंट, मिसबिहेवियर, और तब आपने आपसे मैटर किया और मांग लिया अपॉलॉजी। एक दशक रात बाद अपने आप से खरा रिफ्लेक्शन मिला, और फिर भी गिल्ट नहीं मिटी। मैं फेक सॉरी बोला था, और उस दिन बहुत दर्द मिला, बट क्लैरिटी आई। और फिर अपॉलॉजी वापस प्योर इंटेंशन के साथ की, और रीना ने दोस्ती ठीक की। इस तरह स्मॉल पर्सनल प्योरिफिकेशन, पॉज, क्लैरिफाइज इंटेंशन। फ्रीडम एक्सेप्टेंस में होती है, एक्शन में ब्लंडर हो जाता है, बिलीफ में कंट्राडिक्शन आ जाती है। पर अगर हम शेम से बच के रिफ्लेक्शन में जाए, वो बोल्ड कन्फ्रंटेशन एक्चुअल ग्रोथ बन जाती है। जो टेंशन हम अवॉइड नहीं किए, वो ब्रेवियर चॉइस होती है। रात की दिखाती स्ट्रैटेजी, रात में जब बिस्तर बहुत सुकून हो और लाइट लो हो, आप हर बरस से सेटल हो जाएं, ब्रीथ स्लो और सोचो। एक चीज जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं और एक एक्शन पहले किया, क्या वो अलाइन नहीं था? आज मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्या चेंज आया? क्या मैंने इग्नोर किया? इस शॉर्ट सेशन से सबकॉन्शियस इंटीग्रेट होगी। अगला सेगमेंट, अब हम एक्सचेंज के कॉर्नर में एक और डायमेंशनल ट्रिक देखेंगे, द इको चेंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन बायस, जहां दुनिया एक ड्राई वेल नहीं बल्कि एन इको रूम बन जाती है, जहां आप सिर्फ अपनी आवाज से इंटरैक्ट करते हो, आउटसाइड ही साउंड है, और फिर आपका माइंड पीस, सेल्फ, डिसीजन, इल्यूजन, सब एक मिरर बन जाता है। इंटीग्रेशन के साथ कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ऑलरेडी स पर्सन बन रहे हो। स्लीप जेंटली विद दिस डिसोनेंस एज योर इनर टीचर। एम्बियंट फेड कंटिन्यूज। रात का वो वक्त होता है जब दुनिया स्लो हो जाती है, लाइट्स डिम, साउंड्स हश, और आपका दिमाग अपने आप से बात करने लगता है। आप सोचते हो, मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है? आपके आगे एक इमेज है, एक ब्यूटीफुल सनसेट, लेकिन आपको पता है ये कलर्स सिर्फ दिमाग का कंस्ट्रक्ट है। आप अपने रिफ्लेक्शन देखते हो मिरर में, पर क्या वो आप होते, या वो एक इल्यूजन है जो आपके न्यूरॉन्स ने बनाया है? इस सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक स्केरी ट्रूथ, आइज लाई। मतलब जो आप देख रहे हो सकता है आप ट्रस्टेड ना कर पाओ, और जब रिस्किंग होता है साइड का, तब रियलिटी फिर से मिस्टीरियस बन जाती है। विजुअल इल्यूजन्स, दुनिया का साइलेंट ट्रिक्स्टर। रात में जब ब्लू लाइट फिल्टर हटता, आप स्क्रीन पे इल्यूजन देखते हो, एक ट्यूब का चारकोल ड्राइंग जिसमें लाइंस एक जगह से शिफ्ट हो रही हो, पर फिक्स्ड ही है। ये विजुअल इल्यूजन सिर्फ एक खाली ट्रिक नहीं, ये साइन है कि आपका दिमाग हर फ्रेम में छेड़छाड़ कर रहा है। वो आपको सी करना अलाउ नहीं करता, वो आपको परसीव करने देता है। मतलब इमेज स्कैन होती है रेटिना पे, पर यह न्यूरल प्रोसेसिंग का रिजल्ट होता है। आपका आई रेटिना का रोल एक प्रोजेक्टर पे फिल्म चलाने जैसा है,
पर जो पिक्चर आपको नजर आती है वो इमेज नहीं होती, वो आपका ब्रेन बनाता है। कलर, कॉन्ट्रास्ट और कॉन्टेक्स्ट का खेल। सोचो तुम एक पार्क में हो, ट्रीज के अंधेरे में खड़ी बारिश से गीली बेंच पे बैठे, रोशनी कम है, फिर कोई रेट्रोपुंजी सनग्लासेस लगा के देखते हो। वो बेंच और पेड़ एक अलग शेड डिटेक्ट होती है, कॉन्ट्रास्ट करके आप फॉर्म आइडेंटिफाई करते हो। और अगर आपके आसपास जगमग बत्ती हो या आपके फोन पे ब्राइटनेस हाई हो, आपका व्यू डिस्टॉर्ट हो जाता है। विजुअल ट्रिकर्स जैसे चियारोस्क्यूरो में लाइट एंड डार्क खेलता है। ये आपको एक हॉन्टिंग ड्रामा दिखाते हैं, लेकिन वो रियलिटी के पार्ट नहीं होते, बस ब्रेन के एडजस्टमेंट्स होते हैं। एंगल और फ्रेमिंग का डिसरप्शन। एक फोटो मोबाइल में लेते हो, सेल्फी, एक एंगल से शूट किया, चेहरा सॉफ्टली ग्लोइंग, और दूसरे एंगल से शैडोज डीपेन, जिससे मूड एकदम मिस्टीरियस हो जाता है। हर एक शॉट एक अलग कैरेक्टर डिफाइन करता है। और लोग कहते हैं वह पिक्चर क्या बोलती है, पर पिक्चर बोलती नहीं, वो क्रिएट करती है। आप जब किसी स्टोरी के थंबनेल देखो या प्रोमो क्लिप, वो आपका मूड फ्रेम करने के लिए शूट किया गया होता है, और आप चुपके से उस मूड में फंस जाते हो बिना जांचे। मिसपरसेप्शन इन मोशन। एक हाईवे ड्राइव पे गाड़ी चलाते हो, रात थी, हेडलाइट्स की बीम सेंटर पॉइंट पर फोकस हो और साइड्स ब्लर हो। आपको स्पीड ज्यादा लगती है क्योंकि पासिंग रेलिंग्स, लाइट स्ट्रीक्स, ट्रीज, उन सबकी फास्टर ब्लर। एक्चुअल स्पीड वही थी, पर परसेप्शन, आपका माइंड स्पीड अप हो गया। मूवमेंट इल्यूजन्स, स्ट्रिंग्स, ड्रोन फुटेज, सब एक रिलेटिव स्पीड ट्रिक है। फेसेस, इमोशंस, सब डेटा होता है। आप कोई फोटो देखो और अपना फेस देख के महसूस करो। रिफ्लेक्शन में आपसे एक फैमिलियर शेप दिखेगी और वॉइला, आप स्माइलिंग हो। बट यहां ट्रिक है, मिरर में लेफ्ट हो, कैमरा फ्रंट हो, मिरर इमेज रिवर्स होती है, इसलिए आप अपना रिफ्लेक्शन पसंद करते हो, पर जब फोटो महसूस करते हो लगता है ये कोई और है। आपका दिमाग फैमिलियर सिमेट्री से ट्रिगर होता है। पैराडॉक्स ऑफ ट्रस्ट। आप आंखों पर रिलाय करते हो। वो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, पर अगर आप देख रहे हो, नहीं कि सोच रहे हो जो आप देखना चाहते हो, आप मेमोरीज या स्टोरीज सुनते हो और इमेज मेंटल बनाते हो, पर जब वो खुद बन जाए वो आपके बायसेस से टिंटेड होती है। और इल्यूजन्स वॉलंटरी नहीं, पावरफुल होती हैं। फिल्म नोआर और मूड मैनिपुलेशन एक नोआर फिल्म देखी है, जहां शैडोज ज्यादा हैं, फेसेस पार्टली हिडन होते हैं, सीन में मिस्ट्री होती है। सिंपल लाइट की मिसप्लेसमेंट, लेंस फिल्टर, कलर ग्रेड, सब आपको एक मर्की मूड देती है और आप क्वाइटली हिप्नोटाइज हो जाते हो बिना भाव वाइब्रेशनल सिग्नेचर समझे। इमोशन और मीनिंग का मिराज एक रैंडम इमेज है, अ लोन ट्री ऑन बैरन लैंड, ब्लू स्काई के अगेंस्ट। कुछ टेक्स्ट यूज करके मोटिवेशनल बनाया गया होता है, राइज अबव द स्टॉर्म। आप फील हो जाते हो आइसोलेटेड येट पावरफुल। और वो क्रिएशन, कोडिफाइड, नेचर और टेक्स्ट कोलैबोरेशन। आपने इमेजिन किया पर कंस्ट्रक्ट हो गया आइज लाई, और माइंड डिसाइड करता है आपका वर्ल्ड कितना सब्जेक्टिव है। सोचो, एक ब्लैक ड्रेस, सिबलिंग्स ने कहा ब्लू लग रही है, ट्विटर पर वायरल डिबेट हुआ, ब्लू ड्रेस और व्हाइट ग्रे। फाइनली लैब्स ने फाइंड किया कलर बाउंड्री केस था, और माइंड ने डिसाइड किया कि कौन सा कलर है। सो कैन टू पीपल सी सेम थिंग डिफरेंटली? हां, एंड उस डिफरेंस में छुपा है सब्जेक्टिव रियलिटी, इल्यूजन्स इन एवरीडे लाइफ। नाइट मार्केट लाइटिंग, वो ब्राइट नियॉन साइंस मेक वेजिटेबल्स वाइब्रेट विथ अननेचुरल ग्लो। बेस्ट सेलर बुक कवर्स ग्लॉसी फिल्टर्स डू इल्यूजन्स, रिच ऑरा बताते हैं। आप फील करते हो मूड शिफ्ट, बट इट्स एन ऑप्टिकल ट्रिक। आइज लाई कहानी है एक डीपर रियलिटी की, ये एक इन्विटेशन है। ऑब्जर्व दैट वॉट यू सी इज नॉट एंटायर ट्रूथ। स्पॉइलर अलर्ट, रियलिटी होलोग्राम बेस्ड नहीं, न्यूरल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड है। आप उस कोड से मिलते हो, ब्रेन रिकंस्ट्रक्ट करता है, और वो जो आप देखते हो एक न्यूरल पेंटिंग है, पॉजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। रात में जब बेड कंफर्टेबल हो, आंखें बंद, आपको अपनी रेटिना जॉग दिख रहे हो, स्पार्क्स ऑफ लाइट, व्हाइट नॉइज, ये न्यूरल फायरिंग्स हैं, रैंडम एक्टिवेशन। कभी स्पार्क स्ट्रोक्स शो करते हो, और जब पॉज करो, अपनी रिफ्लेक्शन। इल्यूशन का एंटीडोट रियलाइजिंग, मैं नहीं देखता, आई मेंटली प्रोसेस एंड क्रिएट।
Then modest silence arrive. Next stop. Now we explore final segment, the constructed self. वहां हम देखते हैं कि कैसे आप खुद एक इल्यूजन हो, कंस्ट्रक्टेड बाय योर दिमाग धीरे धीरे. Eyes lie, और सेल्फ भी. Sleep tight with gentle awareness of the lies eyes told you. Real bliss is knowing illusions. देर रात का वो सुकून भरा पल होता है जब लाइट बुझ चुकी होती है, कमरा हल्की हल्की ठंडी हवा से भर गया होता है और आपका मन धीरे धीरे आत्मचिंतन के मोड में चला जाता है. शरीर शांत होता है, दिल की धड़कन स्थिर. आंखों के सामने अंधेरा होता है, लेकिन भीतर कुछ जाग रहा होता है. एक नर्म रहस्यमयी सा सवाल, मैं कौन हूं? इस रात में, इस खामोशी के बीच, हम आज बात करेंगे निर्मित स्व की. एक भ्रम जिसे आप मैं कहते हो. वो स्व जो लगता है कि आप हो, लेकिन हो सकता है वो एक कहानी हो. जरा सोचिए, आपने कभी अपने बारे में सोचा कि मैं कैसा हूं? शायद आप सोचते हो कि आप अंतर्मुखी हो, या थोड़ा भावुक हो, या फिर ज्यादा सोचने वाले. शायद आपको लगता हो कि आप मजबूत हो, या संवेदनशील हो, या थोड़ा सा आवेगशील. लेकिन एक पल के लिए रुकिए. ये सारी चीजें जो आप अपने बारे में समझते हो, ये आई कहां से? क्या ये सब आपने खुद तय किया है, या ये एक संग्रह है उन कहानियों का जो आपको बचपन से सुनाई गई या आपने दुनिया से आत्मसात की? जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास कोई स्व से नहीं होता. वो बस होता है, एक अनुभूति, एक अनुभव. उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसे प्यार मिलता है तो मुस्कुराता है. उसका कोई नाम नहीं होता, कोई व्यक्तित्व नहीं होता. फिर धीरे धीरे उसे नाम मिलता है. तुम रोहन हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम ज्यादा संवेदनशील हो, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा शांत है. और फिर वो बच्चा उन लेबल्स को आत्मसात करता है. वो कहता है, हां, मैं रोहन हूं, मैं समझदार हूं, मैं शांत हूं. वो स्व बनने लगता है, एक छवि बनने लगती है, एक मुखौटा, एक पहचान. और वही पहचान फिर इतनी पक्की हो जाती है कि हम उसे सच मान लेते हैं. लेकिन अगर थोड़ा और ध्यान से देखो तो समझ आता है कि वो सब निर्माण है. आपके मैं होने के पीछे एक कहानी होती है जो हर पल, हर स्मृति, हर विचार के आधार पर बनती रहती है. जब आप कोई छोटी सफलता हासिल करते हो तो एक नया हिस्सा जुड़ता है आपकी स्व कहानी में. मैं सक्षम हूं. जब आप किसी दिल टूटने से गुजरते हो तो एक और टुकड़ा जुड़ता है, मैं टूटा हुआ हूं. जब कोई आपको सराहता है तो एक नया चित्र जुड़ जाता है, मैं प्रिय हूं. और जैसे जैसे समय बीतता है आप एक भ्रम बन जाते हो, एक कथा का निर्माण जिसे आप मैं कहते हो. लेकिन यह कथा कभी स्थिर नहीं होती, वो हर दिन बदलती रहती है. कभी आपको लगता है आप बहादुर हो, कभी लगता है आप खोए हुए हो, कभी आप आत्मविश्वास से भर जाते हो और दूसरे दिन आपको लगता है कि आप नाजुक हो. तो अगर यह स्व हर रोज बदल सकती है, तो क्या यह स्व स्थायी है? यह एक ऐसी अनुभूति है जो पहले थोड़ी असहज लग सकती है, लेकिन जब आप इसे स्वीकार कर लेते हो तब शांति मिलती है. तब पता चलता है कि आप एक स्थायी व्यक्ति नहीं हो, आप एक प्रवाहमान अस्तित्व हो. कल्पना कीजिए एक पानी के झरने की. हर पल उसमें नया पानी आ रहा है, उसका आकार, उसकी चाल हर पल बदल रही है. क्या आप कह सकते हो कि वह झरना एक स्थिर वस्तु है? नहीं, वो हर क्षण नया है. वैसे ही आपका स्व भी हर क्षण में फिर से निर्मित हो रहा है. कभी ध्यान दिया है जब आप किसी पुराने मित्र से मिलते हो जिससे आप 10 साल पहले मिले थे? वो कहता है, तू तो पहले ऐसा नहीं था. और आप कहते हो, हां, मैं बदल गया हूं. पर अगर आप बदल गए हो तो पहले वाले आप क्या थे और अब वाले आप क्या हो? क्या दोनों वास्तविक थे, या दोनों एक भ्रम थे, क्षणिक रूप से निर्मित? सो एक चलती हुई कहानी है और हर संस्करण में आप उसे वास्तविक मान लेते हो. यह स्व का भ्रम बहुत गहराई से जड़ जमाए होता है. आपकी इच्छाएं, भय, लक्ष्य सब इस स्व से ही जुड़े हैं. आप कहते हो, मुझे यह चाहिए, मुझे इससे डर लगता है, मुझे सफल होना है, मुझे अपनी छवि की रक्षा करनी है. पर अगर सो ही एक भ्रम है तो ये चाहते हैं और भय किस लिए? इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुछ महसूस नहीं करना चाहिए. मतलब यह है कि आप थोड़ा अलग हो जाओ. अपने विचारों को देखो बिना उनमें उलझे, जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो और समझ रहे हो कि यह एक फिल्म है.
आप शामिल होते हो, महसूस करते हो, लेकिन आप जानते हो कि यह स्क्रीन पर हो रहा है। वैसे ही आपका स्व भी एक स्क्रीन पर चलने वाली कहानी है, और आप एक गहरी चेतना हो जो उस कहानी को देख रही है। यह चेतना, यह सजग साक्षी, यह वास्तविक है। वो स्थिर मौन पर्यवेक्षक जो हर भावना, हर विचार, हर क्रिया को देखता है। वो आप हो। स्व की परतों के नीचे जो खाली कैनवास है, वो आपका असली रूप है। और वह रूप किसी भी लेबल में नहीं आता। ना अंतर्मुखी, ना बहिर्मुखी, ना समझदार, ना मूर्ख, ना साहसी, ना कमजोर। वो बस एक खुला आकाश है, एक शुद्ध उपस्थिति। जब आप इस शुद्ध उपस्थिति को महसूस करने लगते हो, तभी शांति आती है, तभी ज्यादा सोचने का सिलसिला थमने लगता है, तभी आत्म छवि की अपेक्षाएं घुलने लगती हैं। आज रात जब आप बिस्तर पर हो और आपका दिमाग थोड़ा धीमा चल रहा हो, तब थोड़ा रुकिए। अपने विचारों को एक तरफ से देखिए। अपने आप से पूछिए, यह कौन सोच रहा है, यह कौन महसूस कर रहा है। और हो सकता है एक क्षण के लिए आपको वह खामोशी मिले जहां कोई विचार नहीं होता, बस एक स्थिरता होती है। और उस स्थिरता में आपको असली आप की झलक मिलती है। वो आप जो स्व का मुखौटा उतार चुका होता है, वो आप जो किसी लेबल से बंधा नहीं होता, वो आप जो एक गहरी शांत जीवंतता होता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो और अपना परिचय दो, नमस्ते, मैं फलां हूं, तो एक छोटी सी मुस्कान अंदर से आनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो, यह सिर्फ एक नाम है, एक भूमिका है। असली मैं तो वो है जो सब भूमिकाओं के पीछे चुपचाप बैठा है। और जब यह समझ आता है, तब दुनिया थोड़ी हल्की लगने लगती है, तब संघर्ष थोड़े क्षणिक लगते हैं, तब नींद थोड़ी गहरी हो जाती है। क्योंकि आप खुद से चिपक कर नहीं सो रहे, आप खुद से मुक्त होकर सो रहे हो। शुभ रात्रि मौन यात्री। आपका स्व एक सुंदर कहानी हो सकती है, लेकिन आप वो स्थान हो जिसमें वह कहानी घटती है। उसी स्थान में सो जाइए, उसी सत्य में सो जाइए। आप स्व नहीं हो, आप वो खामोशी हो जो स्व को देख रही है।